बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिडियो माइकोटा। स्टूडेंट्स, हमने बेसिडियो माइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी को डिस्कस किया। फ्रूटिंग बॉडी को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक वर्ड डिस्कस किया था, पाइलियस। स्टूडेंट्स, मैं बुक से आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, हमारे पास ये एक फ्रूटिंग बॉडी है मशरूम की। इसमें जो हाइफी किनारे पे हैं वो कंपैक्टली अरेंज हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं पाइलियस का। और वो हाइफी जो सेंटर में मौजूद हैं ये हाईली कंपैक्ट नहीं होते, मीन के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। अब उन हाइफी की जो शेप होती है वो जस्ट लाइक गिल्स की तरह की होती है। गिल्स चूंकि मौजूद होते हैं फिशेज में, अब गिल्स की जो शेप है हाइफी वो शेप अडॉप्ट कर लेती है, तो साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया गिल्स का। तो बेसिकली हाइफी की जो शेप है उसकी बुनियाद पर उस पोर्शन को हमने नाम दिया गिल्स का। और गिल्स कंटेमिनेटेड जो एरिया है वो उस जगह पे जो गिल्स मौजूद हैं वहां पर नई जो हाइफी है उसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे, हमारे पास दो बड़े ग्रुप हैं बेसिडियो माइकोटा के। उसमें पहला ग्रुप है रस्ट और दूसरा ग्रुप है स्मट। स्टूडेंट्स, ये बेसिडियो माइकोटा के दो बड़े ग्रुप हैं। इसके अलावा ये डिवास्टेटिंग पैथोजन भी हैं। ये वसी पैमाने पर पैथोजन मीन के फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिजीज काज करते हैं फसलों को। अब स्टूडेंट्स, ये जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास रस्ट और स्मट, इनको नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। रस्टी डिजीज हो या स्मट की जो डिजीज है उसको नाम दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब रस्ट का जो लफ्जी मतलब है, इसका लफ्जी मतलब है जंग। जो स्टूडेंट्स, जंग अक्सर कहां पे लगता है? लोहे के ऊपर। लोहे के ऊपर जो जंग नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं रस्ट। तो रस्ट जो डिजीज प्लांट को डैमेज कर रही है उसमें होता क्या है? रस्ट कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ न्यूमरस रस्टी ऑरेंज येलो कलर्ड डिजीज स्पॉट ऑन देयर होस्ट। होस्ट की सरफेस पर रस्टी ऑरेंज येलो कलर्ड अपीयर होते हैं। होस्ट की सरफेस, अब होस्ट कौन सा? मोस्टली स्टेम या लीव्स है। इनकी सरफेस पर स्पोर्ड धब्बे होंगे, अपीयर होंगे, और धब्बों का कलर क्या होगा? रस्टी येलो या ऑरेंज येलो होगा। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको शो करवाता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लीफ है। मैं कहता हूं कि ये रस्ट का होस्ट है। इसके ऊपर रस्टी धब्बे अपीयर होते हैं, ये वाले। इस तरह के धब्बे बनने की डिजीज को हम कहते हैं रस्ट। और जब ये सीड बस्ट होता है, जब ये लीफ, जब ये पत्ता या इसकी जो स्टेम है ये बस्ट होती है, इनसे जो स्पोर्स निकलेंगे, लेटर रिवीलिंग ब्रिक रेड स्पोर्स ऑफ द फंगस। अब जब ये सरफेस ब्रेक होगी, जब ये लीफ ब्रेक होगा या स्टेम ब्रेक होगी, तो उसमें से जो स्पोर्स निकलेंगे उन स्पोर्स का कलर होगा ब्रिक रेड। जिस तरह सुर्ख ईंट जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जो कलर होता है उस नुमा स्पोर्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिक रेड स्पोर्स, ये बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी रस्ट की जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो है पक्सीनिया स्पीशीज। ये हम रस्ट की एग्जांपल के तौर पर इसको बताते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे, दूसरा मेजर ग्रुप है स्मट। स्मट को स्मट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने होस्ट की सरफेस पर ब्लैक मीन के काले धब्बे बनाता है। लेट्स मैं कहता हूं ये होस्ट की, इसको मैं बैक की तरफ शो करवाता हूं, काले धब्बे बनाता है स्मट ब्लैक। अब ये काले धब्बे होस्ट की सरफेस पर बनाता है, इस वजह से इसको हम स्मट डिजीज कहते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कि जब होस्ट की सरफेस ब्रेक होती है तो इनमें से जो स्पोर्स निकलते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसके जो स्पोर्स है उसको हम टीरियोस्पोर्स का नाम देते हैं।
Students, smut called so because of their black dusty spores, masses that resemble soot or smut, mean कहते हैं black color को. That these spores masses replace the grain kernel. यहाँ पे ग्रेन कर्नल्स का मतलब ये है, कर्नल का लफ्ज़ी मतलब होता है आउटर कवरिंग और ग्रेन्स का मतलब होता है दाने. स्टूडेंट्स, आपने गंदम का बीज देखा होगा, गंदम का एक सिट्टा देखा होगा, उसमें एक आउटर कवरिंग होती है. इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं कर्नल्स. इस आउटर कवरिंग की इनर साइड पे सीड बनते हैं. अब ये जो सीड हैं, इनकी बजाय गंदम के पौधों में, गंदम की फसल में आउटर कवरिंग की इनर साइड पे सीड की बजाय, गंदम के सीड के बजाय यहां पे ब्लैक कलर के स्पोर्स अगर बन जाए तो इस डिजीज को हम स्मट डिजीज का नाम देते हैं. मीन कि ये जो ब्लैक स्पोर मासेस हैं, इन्होंने रिप्लेस किया किसको, सीड के कर्नल्स को. कर्नल्स के अंदर जो ग्रेन्स हैं इससे रिप्लेस हो गए क्या चीज, ब्लैक स्पोर्स. अब वीट और कॉर्न में ये डिजीज कॉमन है. स्टूडेंट्स, आपने दोनों को देखा कि रस्टी और स्मट. रस्ट और स्मट बेसिकली अगर हम दो मेजर ग्रुप ऑफ बेसिडियो कोटा को लेते हैं तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि अपनी होस्ट की बॉडी में कौन सा कलर अपीयर करवा रहे हैं. अगर होस्ट की बॉडी में ब्लैक स्पॉट बनाए, ब्लैक धब्बे बनाए, तो हम कहते हैं ये स्मट डिजीज है. और अगर होस्ट की बॉडी में रस्टी धब्बे बनाए तो हम उसे कहते हैं ये रस्ट डिजीज है. स्टूडेंट्स, जो स्मट डिजीज है, इसकी स्मट जो कि एक मेंबर्स है, ये डिजीज काज करता है. वीट में, कॉर्न में फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है. स्मट बेसिकली इसके एक मेंबर है हमारे पास अस्ट्रेलागोट्रिटिसी. अस्ट्रेलागोट्रिटिसी एक साइंटिफिक नेम है. अस्ट्रेलागोट्रिटिसी का जो कॉमन नेम है इसे हम कहते हैं लूज स्मट ऑफ वीट. वीट के ऊपर जो लूज स्मट बनता है उसको हम अस्ट्रेलागोट्रिटिसी कहते हैं. लूज स्मट कहते हैं स्मट डब्बा, लूज ऐसा ब्लैक डब्बा जो लूजली अटैच होता है वीट के साथ. अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं अस्ट्रेलागोट्रिटिसी. और आज के हमारे लेक्चर का जो मेजर पार्ट होगा अस्ट्रेलागोट्रिटिसी का लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल ऑफ अस्ट्रेलागोट्रिटिसी. और अस्ट्रेलागोट्रिटिसी का जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं लूज स्मट ऑफ वीट. वीट का जो लूज स्मट है इसको हम अस्ट्रेलागोट्रिटिसी के कॉमन नेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी आपने लाइफ साइकिल की बात करनी है तो लाइफ साइकिल में आपने एक बात याद रखनी है कि पेरेंट्स लाइफ साइकिल में क्या बनाते हैं, डॉटर सेल्स, या पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं. अब ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग दोबारा फिर मैच्योर होकर पेरेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये पेरेंट फिर ऑफस्प्रिंग बनाएंगे. स्टूडेंट्स, एक ऐसा साइकिल जिसमें पेरेंट ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग पेरेंट में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल. आज हम अस्ट्रेलागोट्रिटिसी है या लूज स्मट ऑफ वीट है, इसकी लाइफ साइकिल हम इसको देखेंगे कि पेरेंट किस तरह ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हुआ और वो ऑफस्प्रिंग दोबारा किस तरह पेरेंट लाइफ में कन्वर्ट होता है. जो स्टूडेंट्स, अपने लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक इन्फेक्टेड प्लांट. मैं कहता हूं कि ये वाला हमारे पास एक पौधा है वीट का, ये इन्फेक्टेड है. किससे इन्फेक्टेड है, स्मट से. अब इसकी निशानी क्या है कि इसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स बने हैं, ब्लैक धब्बे बने. अब ब्लैक धब्बे बनने की ये एक सिम्टम है कि ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है और इसका कलर नो डाउट ब्लैक ही होगा. अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके कर्नल क्या है, हमने कहा कि आउटर कवरिंग है जिसके अंदर सीड बनते हैं. कर्नल मेम्ब्रेन, कर्नल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें कहता हूं ये कर्नल है, ये आउटर कवरिंग, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है. स्टूडेंट्स, जब कर्नल की मेम्ब्रेन ब्रेक होगी तो इसके अंदर जो
सब्सटेंस होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब कहते हैं कि इन्फेक्टेड प्लांट है, इसके अंदर कर्नल की मेम्ब्रेन की इनर साइड पे सीड की बजाय ब्लैक डस्टी स्पोर्स हैं, और वो स्पोर्स किसके हैं? स्मट के। जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं, जब ये स्पोर्स रिलीज होंगे तो यहाँ पे आ गए ये वाले स्पोर्स। इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं टीरियोस्पोर्स का। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज भी है। व्हाट डू यू नो अबाउट टीरियोस्पोर्स? स्टिल अबाउट ट्रीटीसी के जो स्पोर्स हैं उनको हम नाम देते हैं टीरियोस्पोर्स। ब्लोन अवे बाय विंड करंट, हवा के झोंकों से ये फैल जाते हैं। ये स्पोर्स कर्नल की जो ब्रेक हो जाती है स्पोर्स से रिलीज होते हैं। अब ये स्पोर्स रिलीज होकर किसी भी हेल्थी प्लांट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक हेल्थी प्लांट था, ये स्पोर्स इसके ऊपर अटैक करेंगे। टीरियोस्पोर्स अस्टिलागोडेटिसी के जो स्पोर्स हैं लैंड ऑन हेल्थी फ्लावर। अब प्लांट के किस पार्ट पर अटैक करेंगे बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स ये प्लांट के फ्लावर के ऊपर अटैक करते हैं। जब ये टीरियोस्पोर्स किसी भी हेल्थी प्लांट पर अटैक करते हैं तो उसके फ्लावर पर अटैक करते हैं। अब फ्लावर में हम जानते हैं बेसिकली चार पार्ट होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट और दो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहां पे ड्रा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो टीरियोस्पोर्स है बेसिकली फ्लावर में अटैक करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये इस टॉप वाले रीजन में। अब टॉप से लेकर ये नेक की तरह का जो इलोंगेटेड रीजन है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो उभरा हुआ पोर्शन है लार्ज साइज है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। हम कहते हैं कि ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो गई, ओवरी कन्वर्ट हो गई सीड में, और सीड कन्वर्ट, ये जो ओव्यूल है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन जब इसके पास कोई पोलन ग्रेन आ जाता है, जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सीड और ओव्यूल कन्वर्ट होगा इनटू एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स जब ये टीरियोस्पोर्स इस प्लांट के फ्लावर पर अटैक करेंगे तो अटैक करने का मतलब ये है कि ये उस प्लांट पे जर्मिनेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ कि ये वाले जो टीरियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे तब इनसे नई माइसीलियम बनेगी। नई माइसीलियम जो बनेगी तो माइसीलियम बेसिकली हाइफी होगी। लेट्स मैं कहता हूँ ये वाली हाइफी बनती है इसके पास। एक हाइफी का पार्ट ये, दूसरी हाइफी ये है। अब दो डिफरेंट हाइफी आपस में फ्यूज हो रही हैं। जब दो डिफरेंट हाइफी फ्यूज होंगी तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी, देन कैरियोगेमी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब चूंकि ये बेसिडियोमाइकोटा है इसमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होगी। लेंथी डाइकैरियोटिक फेज दो कंपैटिबल बट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी जब फ्यूज करेंगे तो प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती बल्कि न्यूक्लियस जो एक दूसरे के करीब पड़े रहते हैं एक ही हाइफी के अंदर। आफ्टर जर्मिनेशन, अब जर्मिनेट होकर ये सीड बेसिकली फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स होता ये है कि जब ये ओवरी सीड में कन्वर्ट होती है, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो रही है जी? सीड में। इसके अंदर एक ओव्यूल था जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो गया इनटू एम्ब्रियो। ओव्यूल इसमें बदल गया जी एम्ब्रियो। अब ये वाली जो सीड है इसके पास माइसीलियम का एक पार्ट भी इसके अंदर दंसा हुआ था, ये वाला जो कि लेंथी डाइकैरियोटिक फेज था। मैं इसको एक ही कलर शो करवाऊंगा।
लेकिन न्यूक्लियस दो शब्द बना देते हैं। अब ये वाला जो माइसीलियम लेंथी डाइक्रोटिक फेज है, सीड के अंदर ही जर्मिनेट करके है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास जब सीड आते हैं, जिस तरह हमारे पास गंदम के दाने आते हैं, तो हम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब जमीन में सो करेंगे तब ही उनसे नया प्लांट निकलेगा। मीन के सीड बनने से लेकर जब तक उनको सो नहीं करवा दिया जाता, सीड वैसे ही पड़े रहते हैं। सीड की उस हालत को हम कहते हैं डोरमेंट स्टेज ऑफ द सीड। उसको हम सीड डोरमेंसी का नाम भी देते हैं। ये सीड ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिस तरह हमारे पास गंदम के दाने ऐसे पड़े रहते हैं, ये सीड ऐसे पड़े रहेंगे, जिसे हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। अब उन दानों के अंदर क्या चीज मौजूद है? माइसीलियम। अब ये माइसीलियम उन दानों के अंदर मौजूद है। चूंकि अगर सीड इनएक्टिव हो गया तो ये वाला जिसके अंदर माइसीलियम, ये भी क्या हो जाएगा? नो डाउट इनएक्टिव। अब सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ये जिंदा रहेगा कब तक? जब तक इसके पास कोई फूड मौजूद है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, फंजाई ऐसे ग्रुप है जिसमें इनएक्टिव या डोरमेंसी की स्टेज बहुत ज्यादा होती है, कि डोरमेंट रहने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होती है। किन में? फंजाई में। फंजाई में डोरमेंट रहने की जो सलाहियत है वो प्लांट के सीड की डोरमेंट रहने की सलाहियत से ज्यादा होती है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जब तक सीड डोरमेंट कंडीशन में है, जो इसके अंदर माइसीलियम है वो भी किस फॉर्म में होगा? डोरमेंट कंडीशन में। स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि mycelium become dormant in the embryo of infected seed। infected seed के अंदर जो mycelium है ये dormant हो जाता है। कब? जब ये seed dormant हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अब इस सीड को आपने फसलों में सो करवाना है, फसलों में बिखेर दो। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब ये सीड में से एक नया छोटा सा पौधा निकलेगा जिसको हम कहते हैं यंग सीडलिंग। सीड के एम्ब्रियो से बेसिकली एक नया पौधा निकल रहा है। इस छोटे पौधे को हम नाम देते हैं सीड, यंग सीडलिंग। अब इसमें से ये पौधा निकला है। अब क्योंकि हमने कहा कि जो माइसीलियम है ये एम्ब्रियो में इन्वेड कर गया, तो माइसीलियम जो एम्ब्रियो में इन्वेड करेगा, ये नेक्स्ट जो प्लांट निकल रहा है, सीडलिंग हो रही, इसमें भी ग्रो करता जाएगा। ये वाला जो माइसीलियम है इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। कब? जब सीड से नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। ये सीड है, इससे एक नया पौधा निकलना शुरू हो गया, उसके साथ ही माइसीलियम ग्रो करना शुरू कर दिया। अब करते करते क्या होगा कि एक माइसीलियम फॉलो द ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो ग्रोइंग पॉइंट है, लेट्स अब मैं माइसीलियम को रेड कलर से यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ये वाला, ये है इसका ग्रोइंग पॉइंट। माइसीलियम प्लांट की ग्रोइंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि जब प्लांट ग्रो करता है इसके साथ साथ माइसीलियम भी ग्रो करता जा रहा है। अब होगा क्या कि माइसीलियम ग्रो करता जा रहा है प्लांट की ग्रोथ के साथ। अब इस प्लांट में होगी फ्लावरिंग। इस प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। फ्लावर्स की फर्टिलाइजेशन होगी और इसके अंदर सीड बनेंगे। अब इस फ्लावर के अंदर फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट यही वाला, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी और नए सीड बनेंगे। अब जो इसके अंदर सीड बनेंगे वो कवर्ड होंगे एक, जिस तरह ये आउटर कवरिंग है कर्नल में, सीड कवर होंगे कर्नल में। अब कहते ये है कि सीड की बजाय इसके अंदर ब्लैक मासेस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के ब्लैक मासेस बन रहे हैं। और ये क्यों बन रहे हैं कि इस माइसीलियम ने यहाँ पे जो सीड है इसकी ग्रोथ की बजाय माइसीलियम ने अपने ही स्पोर्स बना दिए। इस माइसीलियम ने सीड की ग्रोथ की बजाय अपने ही स्पोर्स बना लिए और इसको कवर किसने किया है? एक आउटर कवरिंग जिसको हमने नाम दिया है कर्नल। Mycelium cell in the kernel become teliospores. Mycelium ने teliospores बना दिए। Instead the formation of seed. Seed बनने के बजाय
क्या बना दिया है? टीलियोस्पोर्स। अब ये टीलियोस्पोर्स क्या करेंगे? कर्नल इफेक्टेड प्लांट फिल्ड विद टीलियोस्पोर्स। अब ये कंप्लीट प्लांट सीड की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टीलियोस्पोर्स में, जिसको हम ब्लैक कलर से कंप्लीटली तौर पर ब्लैक हो जाएगा। अब ये जो ब्लैक प्लांट है इसमें से फिर स्पोर्स निकलेंगे, ये स्पोर्स फिर नए हेल्थी प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे, हेल्थी प्लांट के जो फ्लावरिंग पर अटैक होगी, फ्लावरिंग के सीड इनएक्टिव रहेगा। जब तक इनएक्टिव रहेगा ये जो माइसीलियम है इसके एम्ब्रियो में जो है इनएक्टिव स्टेज में रहेगा और ये लाइफ साइकिल दोबारा रिपीट होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो पेरेंट से किस तरह डॉटर सेल्स बने, अब ये डॉटर सेल्स दोबारा फिर किसी हेल्थी प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे और कंप्लीट लाइफ साइकिल के बाद दोबारा अपने नए ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे और इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास अस्टिलागोट्रिटिसी का लाइफ साइकिल, जिसमें ब्लैक स्पोर्स की मदद से जो ब्लैक स्पोर्स है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं बुक से भी आपको शो करवाता हूं। स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ये एक 5 लाइनों का पैराग्राफ प्लस ये वाला लाइफ साइकिल। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागोट्रिटिसी या फिर राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ लूसमट ऑफ द वीक। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागोट्रिटिसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ड्यूटेरोमाइकोटा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।